आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। F X Y Z वो नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता, ग्रेडियंट ऑफ एफ, बस और कोई यूज नहीं है। ग्रेडियंट ऑफ एफ नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता, डाइवर्जेंस ऑफ एफ किस मतलब ऐसा सोचते हैं जैसे फाउंटेन है, तो किसी जैसे फाउंटेन है तो फाउंटेन की डायरेक्शन जो होती है ना, वो तो जब पानी ऊपर जाता है तो बहुत सारी इनफाइनाइट डायमेंशन में डाइवर्ज होता नहीं होता, तो जो डाइवर्जेंस ऑपरेट करते हैं यानी कि ऑपरेटर ग्रेडियंट तो ऑपरेटर है, अब उसको कैसे यूज कर रहे हैं उनका मीनिंग अलग अलग है। उनका मीनिंग अलग अलग है कि जब वो डाइवर्ज होता तो इनफाइनाइट डायरेक्शन में डाइवर्ज होता, जब हम कल का यूज करते हैं तो जिस पॉइंट पे वो पानी श्रंक होता उसको कल बोलते हैं, यानी कि रोटेशन बोलते हैं, जहां पे वो पानी रोटेट होता। बहुत सारी चीजें हैं जहां पे वो रिलेट हो सकते हैं, पढ़ सकते हो, मतलब बहुत सारी बुक्स खरीद सकते हो जिनके बारे में इतना डीपली जा सकते हो। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ हाँ, डी आर और ग्रेडियंट ऑफ एफ दोनों में डिफरेंस है या नहीं? क्या डिफरेंस है ये बताओ। ये क्या लिखा हुआ, ये आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, और ये क्या है, फंक्शन। ये क्या है, फंक्शन। पोजीशन वेक्टर का जो हम ये डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो टेंजेंट वेक्टर मिल रहा, उसका प्रूफ मैं ये जब अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि r इक्वल टू एक्स वाई जेड, मुझे पॉइंट पोजीशन वेक्टर की भी ने वेक्टर नोटेशन में, तो अगर मैं डी आर फाइंड आउट करूंगा, टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करूंगे, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, आर प्लस डेल्टा आर कर दो, वो तो अलग होती है सरफेस पर टेंजेंट। सरफेस पर टेंजेंट और सरफेस टेंजेंट अलग अलग चीज होती है। बुक में देखोगे तो बहुत सारी चीजें अलग अलग मिलती हैं। क्लास के बाद में अगर तुम्हारा कंफ्यूजन है तो वो क्लास के बाद पूछ लियो। ठीक है, ठीक है, अगर मैं रिलेट करूंगा तो फिर ये चीजें अलग चली जाएगी, या फिर जब टाइम होगा ना, अभी क्लास के बाद जब टॉपिक लेक्चर कंप्लीट कर दूंगा जब समझा दूंगा। ठीक है, देखो दो चीज होंगी, या तो मुझे कोई चीज आएगी नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं, और तुमने पूछी है और आज नहीं बताएगी तो कल जरूर बताऊंगा। तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन होगा तो पहली क्लास में, अगर ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन मुझे आते हैं, लेकिन अगर मुझे नहीं आएगा तो मैं अगली क्लास में आके तुम्हें आंसर जरूर दूंगा। तुम जरूर पूछ लेना कि हमने कल ये क्वेश्चन पूछा था, आज तुमने एक्सप्लेन नहीं किया, जब बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन अब यहां पे देखो कि पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखो, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सरफेस, लेट एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, लेट एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 बी ए गिवन सरफेस, बी ए गिवन सरफेस। अगर ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में लिखी हुई है तो कांस्टेंट में वेब 0 पे मैप कर रही है या नहीं कर रही, तो वेब बेसिकली तो ये लेवल सरफेस है, तो इससे मैं कुछ ऐसा भी तो लिख सकता हूं, z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। अब मैं ये सरफेस लिखूं, जैसे मैंने तुम्हें यहां समझाया कुछ कि ये सरफेस लिखूं या ये पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दूं, दोनों का मीनिंग तो सेम है या नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम है, तो मैं कुछ ऐसा लेट कर सकता हूं, लिखो कहा, अभी उसका डिस्कशन जो यहां पे कहां पे करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन का, इस प्रूफ में आ जाती है वो चीज। हमेशा नहीं लिख सकते, कहा क्या नहीं लिख सकते उसकी बात अभी करता हूं।
consider x equal to f1 u comma v, first equation, y equal to f2 u comma v और z equal to f3 u comma v। मेरे पास ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन, जैसे मैंने यहां पे x को थीटा और फाई की फंक्शन माना, ऐसे तीन पर्टिकुलर पैरामेट्रिक फॉर्म मान सकता हूं। लिखो रिप्रेजेंट द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सरफेस। रिप्रेजेंट ए पैरामेट्रिक ऑफ ए सरफेस। ठीक है, अब देखो जो तुम बोलने वाले थे अब मैं वो समझाने वाला हूं। यहां देखो, अगर थीटा और फाई की वैल्यू पुट करूं, थीटा और फाई की वैल्यू पुट करूं तो उनके क्रॉसपोंडिंग, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, देखो ये नहीं बोल रहा हूं कि सरफेस का पॉइंट मिलेगा या सरफेस पे पॉइंट मिलेगा, जो सॉरी इस स्फीयर पे पॉइंट मिलेगा। मैं ये बोल रहा हूं थीटा और फाई के क्रॉसपोंडिंग अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो स्पेस में कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। स्पेस की बात कर रहा हूं, ठीक है, स्फीयर की बात नहीं कर रहा हूं। स्पेस में कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा अगर मैं थीटा और फाई की वैल्यू पुट कर दूं। लेकिन ऐसा क्या जरूरी है कि स्पेस में एक पॉइंट हो एक्स वाई जेड और थीटा और फाई मिले? हो सकता मे और मे नॉट भी, दोनों केस पॉसिबल है या नहीं है? कि हाँ, ये तो श्योरिटी है कि अगर थीटा और फाई की वैल्यू पुट करेंगे तो स्पेस में एक्स वाई जेड जरूर मिलेगा, एक्स वाई जेड जरूर मिलेगा। लेकिन अगर स्पेस में कोई भी एक पॉइंट पुट करूं तो ऐसा तो पॉसिबल हो सकता है ना कि हमें पॉइंट थीटा और फाई की वैल्यू मिल भी जाए और ना भी मिले। दोनों केस पॉसिबल है या नहीं? तो उसी केस में जो फंक्शन की बात कर रहे हो कि इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन, वहां पे ये केस अराइज हो जाता है। वहां पे ऐसी कोई फंक्शन ऐसी मिल सकती है कि जिसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करे और किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता। तो दोनों चीज पॉसिबल है। तो यहां पे लिखो हियर फॉर ए गिवन पेयर ऑफ u and v, we will get a point in space. We will get a point in space, but converse is not true. But converse is not true. अगर ऐसा हुआ, अगर कन्वर्स ट्रू हो जाए तो वो किस केस में पॉसिबल है? अगर एक भी फंक्शन के लिए हम ऐसा कोई रूल्स डिफाइन कर दें तो ये होल्ड कब होगा? तो उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन, मतलब एक थ्योरम आई, उसको लिखो बाई इनवर्स फंक्शन थ्योरम। बाई इनवर्स फंक्शन थ्योरम, इफ this Jacobian del f1 comma f2 upon del u comma v not equal to 0. If this Jacobian del f1 comma f2 upon del u comma v not equal to 0 होगा तो जो f और v फंक्शन है ना, f और v, उनकी वैल्यू मिलेगी। देन we can solve या इक्वेशन 1 and 2 can be solved into u equal to lambda 1 x comma y और v equal to lambda 2 x comma y। अब तो u की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की फॉर्म में मिलेगी, क्योंकि ये थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं, इनवर्स फंक्शन थ्योरम। ठीक है, तो हम इन वैल्यू को, जो u और v की वैल्यू है, पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन
3 पुट इन इक्वेशन 3, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स जेड इक्वल टू F3 लैम्डा 1 x, 1 x, y और लैम्डा 2 x, y। z इक्वल टू लैम्डा F3 लैम्डा 1 x, y और लैम्डा 2 x, y। अब ये बताओ लैम्डा 1 x, y जो फंक्शन है वो x, y की फंक्शन है, लैम्डा 2 x, y जो फंक्शन है वो x, y की फंक्शन है। अगर मैं इसे कंसीडर करूं तो एक न्यू फंक्शन f और x, y की कंसीडर कर सकता हूं, यानी कि z इक्वल टू f x, y लेट कर सकता हूं। अब इसको जो ये लिखा हुआ है z माइनस एफ एक्स, y, इसे कुछ ऐसा लिख सकता हूं, कैपिटल F x, y, z इक्वल टू F x, y माइनस z इक्वल टू 0। अब इसे तो लेट कर सकता हूं या नहीं कर सकता? अब समझ आ गया नहीं आ गया? तो मुझे एक सरफेस मिल गया, मैंने एक सरफेस फाइंड आउट किया F x, y, z, और वो F x, y, z की वैल्यू क्या मिली मुझे? F x माइनस एफ जेड। तो मुझे इस सरफेस के नॉर्मल की रिक्वायरमेंट है। अब नॉर्मल कैसे मिलते हैं मुझे? डेल इसका जो मेरे पास फंक्शन मिली एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एफ एक्स माइनस वाई, एफ एक्स इंटू वाई माइनस जेड। एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई माइनस जेड। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स और विद रेस्पेक्ट टू वाई कर सकते हो, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस क्या लिखोगे? डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। और यहां पे इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अब ये बताओ कि यहां से अगर इसका जो एफ फंक्शन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जेड करूं तो क्या वैल्यू मिलेगी? डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये तो 0 हो जाएगा, और इसका करोगे क्या मिलेगा? -1। तो हमें डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या मिली? -1। अगर डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं और डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और यहां पे पुट करोगे तो क्या मिलेगा? डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई। इसको क्या बोलते? P, और इसको क्या बोलते? Q। इसको क्या बोलोगे? P, और इसको क्या बोलोगे? Q। अब थोड़ी देर पहले किसी भी सरफेस के नॉर्मल को हमने क्या बोला था? ग्रेडियंट ऑफ एफ बोला था, नहीं बोला था? ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल टू क्या लिखा था? डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो P Q -1 जो लेवल सरफेस है उसके क्या मिले मुझे? नॉर्मल मिले या नहीं? ये चीज समझ में आई? P Q और -1 कि मुझे अभी नॉर्मल मिले। अब नॉर्मल मिल चुके, अब यहां से नेक्स्ट डेफिनेशन नोट क्या नहीं किया? Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. अब लिखो क्या बोल रहे हो? आप बताओ पहले कि नॉर्मल बोल किसते किस हैं? मैंने अभी जो डेफिनेशन दी थी, ग्रेडियंट एफ को नॉर्मल बोलते हैं, और ग्रेडियंट ऑफ एफ का मीनिंग क्या होता? ग्रेडियंट ऑफ एफ का मीनिंग क्या लिखवाया तुम्हारी कॉपी? कोऑर्डिनेट लिखवाए थे,
तो यही तो लिखे हुए हैं ये किसकी वैल्यू है डेल एफ अपॉन डेल एक्स की, और ये किसकी वैल्यू है डेल एफ अपॉन डेल वाई की, और ये किसकी वैल्यू है डेल एफ अपॉन डेल जेड की। समझ आ गया? अब तो कोई डाउट नहीं। चलो अब डेफिनेशन लिखो कर्व एंड टेंजेंट। लिखो एक कर्व इन थ्री डायमेंशनल कैन बी रिप्रेजेंटेड by parametric equation, x equal to f1t, y equal to f2t और z equal to f3t। x equal to f1t, y equal to f2t और z equal to f3t, where f1 f2 f3 f1 f2 f3 are continuous function in domain D, and t is a continuous variable in some domain I subset of R, then here further we assume df1 upon dt, df2 upon dt और df3 upon dt not equal to 0 0 0, not equal to 0 0 0, then the non vanishing vector is called tangent to a curve, कोई एक्सप्लेन करेगा कि ये जो नॉन वेनिशिंग वेक्टर है डी एफ वन अपॉन डी टी और डी एफ टू अपॉन डी टी, डी एफ थ्री अपॉन डी टी, टेंजेंट वेक्टर कैसे? किसी भी कर्व का टेंजेंट वेक्टर कैसे? अभी ऐसा नहीं कि क्लास में डिस्कस नहीं किया, क्लास में अभी डिस्कस भी किया। एक बात बताओ, R इक्वल टू हमने क्या लिया था? एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? F1 F2 और F3 से, F1 F2 और F3 से रिप्लेस कर रहा हूं। यहां के बाद जब F1 F2 F3 से लिख रहे हैं तो वहां पे क्या लिखा था? डी आर इक्वल टू, जब अभी नॉर्मल वेक्टर ग्रेडियंट ऑफ एफ नॉर्मल प्रूफ किया तो डी आर इक्वल टू क्या लिखा था? डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड। वो वेक्टर कैसा था? टेंजेंट वेक्टर। तो ये भी तो एक टेंजेंट वेक्टर होगा, नहीं होगा? समझ आ गया नहीं यार? जो कंपोजिशन ऑफ इनवर्स फंक्शन आएगी ना, जो हम इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कराते हैं, तो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कराने के बाद में यहाँ पे एक न्यू फंक्शन मिलती है टी की, तो वो जो फंक्शन होगी वो वेरिएबल फंक्शन में होगी। हाँ, वो भी वेरिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। अब वैसे तो यहाँ पे कर्व की डेफिनेशन लिखो, सरफेस की हेल्प से डिफाइन कर देता हूं, उसकी कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, समझ तो तुम्हें आएगा नहीं, लिख लो फिर भी। लेट F1, बस यहीं से आगे लिख लो, लेट F1 XYZ
let f1 xy z equal to c1 and f2 xy z equal to c2 be the two surface then the intersection of two surface is a curve if the normals to the two surface is not collinear at any point in D. That is, gradient of f1 gradient of f2 not equal to 0. Gradient of f1 or gradient of f2 not equal to 0. ये चीज समझ आई है नहीं? क्या अगर कोलिनियर हो गए तो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएंगे तो इंटरसेक्ट कभी करेंगे? नहीं करेंगे ना। लेकिन एक केस ऐसा भी तो आता है कि दो सरफेस पैरेलल सरफेस किसी सिंगल पॉइंट पे टच कर जाए। एक केस ऐसा भी तो होता है या नहीं होता कि अगर दो सरफेस ऐसे सोच लेते, देखो 2D में तो देखना पॉसिबल नहीं, अगर मैं तुम्हें बताऊं भी तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, दिखा नहीं सकता हूं। जैसे ये दो सरफेस है, एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है और ये दोनों टच कर रहे हैं। अगर ये कोलिनियर है तो किसी एक सिंगल पॉइंट पर कोलिनियर मान लेता हूं। जैसे इस पॉइंट पर कोलिनियर, एक सिंगल पॉइंट पर टच कर रहे हैं, इस टाइप का सरफेस। देखो अभी ये 2D की फिगर है, 3 डायमेंशन में नहीं। किसी एक पॉइंट पर मान लेता हूं तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा इस सरफेस का कुछ ऐसे होगा, इसका नॉर्मल, और इस सरफेस का जो नॉर्मल होगा इसी पॉइंट पर कुछ ऐसे होगा। तो क्या इन दोनों के जिस पॉइंट पे वो टच कर रहे हैं उस पॉइंट पे कोई कर्व ड्रॉ होगा? कभी कोई एक पॉइंट तो मिलेगा जो नॉर्मल का एक पॉइंट होगा, लेकिन कर्व तो ड्रॉ नहीं कर सकते हो ना, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे सोचो ना, चलो ये चीज तुम्हें नहीं भी दिख रही, ऐसे देख तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये किसकी इक्वेशन है? स्फीयर की। अगर मैं इस स्फीयर की इक्वेशन को जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की इक्वेशन, ये किसकी इक्वेशन है? सरफेस तो है, लेकिन सरफेस है क्या? किसकी? कौन की इक्वेशन ये होती है? पैराबोलॉइड। ये जो इक्वेशन है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर ये कोई भी सरफेस है और इस सरफेस को कट करेगा, ये सरफेस और ये सरफेस कहीं भी कट करेंगे तो या तो एक प्लेन मिलेगा या फिर एक कर्व मिलेगा, सर्कल मिलेगा या फिर कुछ भी मिलेगा, लेकिन या एक लाइन मिलेगी, कुछ ना कुछ कर्व तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो उसी की बात कर रहे हैं कि जहां भी ये कट करेंगे, कट करने के बाद उसे क्या बोल रहे हैं कि वो एक कर्व होगा। उसको किस फॉर्म में लिखा? मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दिया। मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दिया ग्रेडियंट ऑफ f1 क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ f2 नॉट इक्वल टू 0। ऐसा सोचो ना, a क्रॉस b इक्वल टू 0 होता है, यानी कि दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो एक वेक्टर क्या होगा? लैम्डा टाइम्स b वेक्टर होगा या नहीं होगा? ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो इसीलिए उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट को क्या किया? नॉट इक्वल टू 0। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन थी। तो अभी तो जो भी हमने डिस्कशन किया वो किसका डिस्कशन किया? एक तो सरफेस का और एक कर्व का। ये चीज समझ में आई। अब यहां से आगे रिलेट करते हैं, जो फर्स्ट डेफिनेशन आएगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो फर्स्ट हेडिंग लिखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे तुम्हारी ओडी की नोटबुक है उसके पहले ही पेज पे, शायद पहले या दूसरे पेज पे कुलवंत सर ने डिफाइन की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन 1 डिफाइन किया या नहीं किया? फिर भी लिख लो, एक इक्वेशन, एन इक्वेशन which contains partial derivative of dependent variable with respect to 2 or more than 2 independent variable is called partial differential equation। क्लास के बाद की हाँ वो डिस्कशन बाद में भी, अगर तुम जितना बोलते हो अगर सारे लोग इतना इतना बोले तो काफी वेरिएशन होगा, नहीं होगा? फिर देखो आवाज कितनी होगी, खुद देखो थोड़ी देर के लिए अगर तुम इतना बोलते हो तो बाकी सारे डिस्कशन करें तब। ठीक है, अब यहां पर नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर मैं तुमसे फर्स्ट डिस्कशन करता हूं तो इस इक्वेशन में नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू कितने मिलेंगे? 1। और नंबर 2 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब एग्जांपल लिख लो कोई भी इस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड एग्जांपल, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये भी तो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं? तो ऐसी इस टाइप की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या होगी? इसको क्या बोलेंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड डेफिनेशन क्या आती है मेरे पास? ऑर्डर और डिग्री। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डेफिनेशन लिख सकते हो, जानते हो या नहीं जानते हो? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ऑर्डर की डेफिनेशन है वही सेम डेफिनेशन यहां पर ऑर्डर और डिग्री की होगी, ये तो लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? यहां के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था मेरे पास? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे पास। अब डिस्कशन करते हैं किसका? क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. क्या बोल रहे हो? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी ना होते हैं। फिर सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और लिखवा रखा सर ने, वहां पे पूरा चार्ट दे रखा कि डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल 1 और डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1। अब लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट पॉइंट, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन
देखो ए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be linear if it is linear in P, Q and Z. It is linear in P, Q and Z and of the form P x comma y into P, Q x comma y into Q, R x comma y into Z plus S x comma y. S x comma y. एग्जाम्पल लिखो, P प्लस Q इक्वल टू Z प्लस XY. P प्लस Q इक्वल टू Z प्लस XY. सेकेंड एग्जाम्पल X P प्लस YQ इक्वल टू X इक्वल टू X. अब यहां पे एक फर्स्ट पॉइंट लिखो इसी में अभी, इफ S x y equal to 0, then it is called homogeneous linear partial differential equation. Then it is called homogeneous linear partial differential equation. Second point, if S x comma y not equal to 0, then it is called non-homogeneous linear partial differential equation. Non-homogeneous linear partial differential equation. यहां तक नोट किया, रब कर दो. सेकंड पॉइंट लिखो, सेमी लीनियर. सेकंड पॉइंट लिखो, सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. अब यहां पे लिखो ए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. A first order partial differential equation is said to be semi-linear if it is linear in P and Q, but not necessary in Z, and of the form P x comma y P plus Q x comma y Q equal to R x y Z. एग्जाम्पल लिख दो, P plus Q इक्वल टू एक्स वाई जेड स्क्वायर. P plus Q इक्वल टू एक्स वाई इंटू जेड स्क्वायर. सेकेंड एग्जाम्पल लिख दो, एक्स वाई स्क्वायर P प्लस Q इक्वल टू एक्स वाई अपॉन जेड स्क्वायर.
नोट किया? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कॉची लीनियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो कॉची लीनियर। ए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be Cauchy linear if it is linear in P and Q. Is P and Q and of the form P x y z into P, Q x y z into Q, r x y z, r x y z। एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल में x z p प्लस z q इक्वल टू x y। सेकेंड एग्जाम्पल लिखो, x z स्क्वायर p प्लस q इक्वल टू x y z, एक्स वाई जेड। ऐसे कोई बहुत सारे एग्जाम्पल डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, नोट किया? अब कौन सी इक्वेशन बची? नॉन लीनियर। बोलू, लिखो ए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, a first order partial differential equation is said to be non-linear if it does not come लिख रहा हूं, if it does not come under any one of the above types, it does not come under any one of the above types। जैसे एग्जाम्पल लिख देता हूं, पी स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू 1, पी क्यू प्लस क्यू क्यूब इक्वल टू एक्स। लिख सकते हो या नहीं? अब एक नोट लिख लो, नोट, जो लीनियर इक्वेशन होगी, लीनियर इंप्लाइज करेगी किसको? सेमी लीनियर को, और सेमी लीनियर कॉची लीनियर, ठीक है। लीनियर इंप्लाइज करेगा किसको? सेमी लीनियर को, और सेमी लीनियर इंप्लाइज करेगा कॉची लीनियर। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, सबसे जो पहला पॉइंट था मेरे पास, क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने वहां तक डिफाइन कर लिया। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या था? फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ, लिखो तो सही, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो बाकी के बेसिस में मैंने यहीं तक करा है, तो अभी यहीं रखता हूं तुम्हारे बैच में, ठीक है। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store.
सब्सक्राइब our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए।